हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3। वही मतलब उसी को आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने शुरू कर रखा था, चैप्टर नंबर 3, कलेक्शन ऑफ डेटा। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में कि अलग अलग टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि हम जो है डेटा को या तो सेंसस के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम सैम्पलिंग मेथड के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे कि सैम्पलिंग में कितने सारे हमारे वेज है जिसके थ्रू हम कलेक्ट कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, तो ऐसे हमारे बहुत सारे जो है मेथड्स है। जैसे कि पहला तो हमारा आ जाएगा रैंडम सैम्पलिंग। पहला हमारा आ जाएगा रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडमली कलेक्ट करना मतलब कि हम रैंडमली चूज़ कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन सैंपल्स को। लाइक बहुत सारी पॉपुलेशन है, उसमें से हम रैंडमली कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ऐसे हम रैंडमली चूज़ कर रहे हैं। नॉन रैंडम में आ जाएगा हम किसी चीज़ के बेसिस पे चूज़ करें। जैसे मैं क्लास में एक टीचर आती है और जो है एक बच्चे को चुनती है कि कौन जो है स्पीच देगा। तो जनरली क्या देखेगी कि पिछली लास्ट जो तुमने या किस जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। मान लो एक बच्चे ने जो है एक कंपटीशन स्पीच कंपटीशन में प्राइज़ जीता था, तो मैम जो है किसको रेफ़र करेगी, उसी बच्चे को रेफ़र करेगी। तो इसी तरीके से नॉन रैंडम मतलब हम रैंडमली चूज़ नहीं कर रहे, कुछ सोच समझ के चूज़ कर रहे हैं। और इसके क्राइटेरिया हो सकते हैं जैसे कि नॉन रैंडम में क्या हो सकता है, या तो जजमेंटल सैम्पलिंग है, जज कर रहे हैं हम। कोटा सैम्पलिंग है, कोटा के बेसिस पे हमारी जो है अलग उन्हें रख दिया गया है। जैसे कि नॉर्मली हमारे जो कोटाज वगैरह होते हैं, SC ST कोटाज, EWS कोटाज, उसके बेसिस पे भी हमारे हम कह सकते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग है वो। कन्वीनियंस सैम्पलिंग की ये कन्वीनियंट रहेगा, इनको ले लो। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। रैंडम सैम्पलिंग में दो होते हैं। पहला होता है सिंपल, नॉर्मली हम रैंडमली सेलेक्ट कर दिया। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन है और उसके बाद भी हम रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हैं, और उसके अंदर फर्दर और 4 हिस्सों में डिवाइडेड है: स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर, मल्टी स्टेज। तो रैंडम सैम्पलिंग तो बहुत सारे आगे डिवाइडेड है, नॉन रैंडम इतना नहीं डिवाइडेड है। तो आज हम पढ़ेंगे पहले रैंडम के बारे में, क्योंकि वो ज़्यादा डिवीजन में है तो उसी हम पहले कवर करेंगे, और दिया भी वो पहले ही हुआ है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग जैसे मैंने कहा कि हम रैंडमली चूज़ कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि कौन क्या है क्या नहीं, हम रैंडमली चूज़ कर रहे हैं। इसमें जो सिलेक्शन है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कोई बायसनेस वगैरह नहीं है। कोई बायसनेस, कोई जजमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, सबका इंडिपेंडेंट चांस है चूज़ होने का। इसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं कि क्योंकि हर एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी है। मान लो एक हमारा डाइस है, अब उस डाइस में जो है 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/6 होती है। क्योंकि हम ये कहते हैं इंडिपेंडेंट है, हम बायस नहीं है कि मैं 1 उठा के रख दूंगी, मैं बस उसे थ्रो कर रही हूँ, जो आएगा देखेंगे, पर उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 होएगी, क्योंकि पता नहीं कितना। इसी तरीके से हर एक की प्रोबेबिलिटी होती है कि मान लो 100 पर्सन है, उसमें से मुझे एक सेलेक्ट करना है, तो कि हर एक की जो प्रोबेबिलिटी होएगी सिलेक्शन की वो क्या आएगी, 1/100 हो जाएगी। ठीक है, हर एक की 1/100 जो है प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि शायद वो सेलेक्ट हो जाए। और ये रैंडमली हो रहा है, तो कोई भी डिपेंडेंट नहीं है किसी चीज़ के ऊपर, इंडिपेंडेंट है हर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इसमें। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा रैंडम सैम्पलिंग वगैरह में। रैंडम सैम्पल क्या बताता है कि जो ये मतलब यूनिवर्स का अलग है, इसमें क्या यूनिवर्स नहीं है, उसमें से हम थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं। ये जो सैम्पल है इसको मेजर करने के लिए, इसको एस्टिमेट करने के लिए, मतलब इसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम पॉपुलेशन को मेजर कर सके, एस्टिमेट कर सके। और दो मेथड होते हैं इसके। पहला तो होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, फिर होता है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग, जैसे हमने ऊपर पढ़ा। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, हर एक एक जो भी इंसान है उस पॉपुलेशन में, हर एक एक इंसान, सबके क्या है, इक्वल चांसेस है।
सबके इक्वल चांसेस है कि वो सेलेक्ट हो जाए। रिस्ट्रिक्टेड में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि किसी रिस्ट्रिक्शन है, कोई रिस्ट्रिक्शन है उस पे जिसकी वजह से शायद वो सिलेक्ट ना हो पाए। ठीक है, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में तो हर एक एक के पास इक्वल चांस थे। जैसे यहाँ पर मैंने बात करी 100 लोग थे, 100 के 100 में से हर एक का 1/100 चांस है कि वो सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, और उसी तरीके से हमारा हम बात कर सकते हैं कि इसमें सिंपल रैंडम, और इसको हम अनरिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारी मर्जी, हमारे को जो सही लग रहा है हम कर सकते हैं, कोई हमें बाधा नहीं डालता। अब इस मेथड के अंदर दो मेथड होते हैं, यानी कि हमारा क्या हो गया, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर दो मेथड होते हैं, पहला होता है लॉटरी मेथड और दूसरा होता है रैंडम नंबर टेबल यूज़ करना। ठीक है, अब लॉटरी मेथड में क्या होता है, अब जैसे कि लॉटरीज में बहुत सारे नंबर्स अलॉट करे जाते हैं, बहुत सारे नंबर्स निकालते हैं, पर्चियाँ निकालते हैं। अब उस और उसके बाद फिर लॉटरी नंबर जो है डिक्लेयर किया जाता है। तो हर एक नंबर के इक्वल चांसेस है कि वो एक लॉटरी नंबर हो। इसीलिए लॉटरी जो है, लॉटरी सिस्टम जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आता है। इसमें जो है पॉपुलेशन जो है उनको स्लिप्स दी जाती है, जैसे मैंने बोला पर्चियाँ दे रहे हैं, पर्चियाँ जिस जो साइज़ वगैरह सेम होता है, बस उसके अंदर नंबर अलग लिखा होता है। उन्हें फ़ोल्ड कर दिया जाता है। जैसे कि कई बार होता है लकी ड्रॉज़ वगैरह निकालने होते हैं, तो एक बॉक्स में बहुत सारी पर्चियाँ रखी हुई है। ठीक है, एक बॉक्स में बहुत सारी पर्चियाँ लिखी हुई है और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं उन पर्चियों के नंबर के साथ। तो जो भी मैं पर्ची निकालूँगी, अगर इसमें से किसी एक गिफ्ट के अंडर वो पर्ची होएगी तो मेरे को वो गिफ्ट मिल जाएगा। तो वो सारी क्या होता है लॉटरी मेथड, क्योंकि हर एक के इक्वली चांसेस है कि वो आ जाए। ब्लाइंड फोल्ड गेम्स वगैरह में ऐसा हम देख सकते हैं। अब रैंडम नंबर टेबल का इस्तेमाल करना, जैसे लॉटरी मेथड जो है काफ़ी अच्छा है, पर इनकन्वीनियंट हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर मान लो बहुत सारे गिफ्ट्स है तो इसका यूज़ करना, तो मतलब अगर मान लो 100 गिफ्ट्स है तो पर्चियाँ कितनी बनानी होगी उस 100 गिफ्ट्स के लिए। तो इसीलिए वो उस लार्ज पॉपुलेशन या 100 से ज़्यादा है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। इस सिचुएशन में कुछ रैंडम सिलेक्शन करे जाते हैं रैंडम नंबर टेबल के इस्तेमाल से, मतलब स्क्रैम्बल करा जाता है, एक तरह से डिजिट्स को जो है स्क्रैम्बल किया जाता है कि कोई भी नंबर अपने आप रैंडमली आ जाए। सबसे पॉपुलर जो टेबल है रैंडम नंबर टेबल वो है ट्रिपलेट्स टेबल नंबर टेबल। टिपिट्स रैंडम नंबर टेबल जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। इस टेबल में 10,400 4 डिजिट नंबर रैंडम नंबर्स है, मतलब इतने सारे रैंडम नंबर्स है। अगर मैं बताऊँ गिविंग इन ऑल 10,400 इंटू 4 तो हमारे पास 41,600 डिजिटल सिलेक्टेड डिजिट्स जो है सिलेक्ट हो सकती है रैंडमली। रैंडमली हम इतनी सारी डिजिट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये दिया हुआ है कि कैसे ये वर्क करती है टेबल, इसका इतना नेसेसरी नहीं है क्योंकि तुम्हारा जो है पेपर वगैरह में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ऐसा नीड नहीं होती। जैसे अगर फिर भी देखना चाहते हैं तो ये टेबल हमें दी हुई है, टिपिट्स टेबल। अब पहले 24 नंबर, द फर्स्ट 24 नंबर आर गिवन, मतलब टिपिट्स टेबल के पहले 24 नंबर दे रखे हैं। उसमें से 12 नंबर जो है वो 5,000 से कम है, उसे सेलेक्ट कर लिया, तो उसमें से ये ले लिया हमने। अब ये जो 12 है जिनके जो सीरियल नंबर है वो मेंशन वगैरह कर रखे हैं, अब इनको मैं सिलेक्ट कर लूँगी, मतलब मेनली मैंने ना रैंडम नंबर जनरेट देख लिए। अब मैंने फिर अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उनको सिलेक्ट कर लिया।
ओके, तो उस इस तरीके से ये फ़ॉलो अप होता है। इसकी इन डिटेल अगर आप इन फ्यूचर स्टार्ट्स वगैरह में परस्यू करते हो तो आप के उसके बारे में जान सकते। फिर आते हैं हमारे मेरिट्स कि मेरिट्स क्या होते हैं। बायसनेस नहीं है कोई, फ्रीली है, ऐसा कोई बायस नहीं है, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे होता है। एक्यूरेसी जो है काफ़ी होती है, एक्यूरेसी होती है, और रिपीटेटिव भी हो सकती है पॉपुलेशन, ये नहीं कि ऐसे बॉल एक बॉल है, इस बॉल में से वो पर्ची मैंने निकाल के उसी में द्वारा रख दी है, उससे बाहर नहीं निकाला है, तो रिपीटेटिव हो सकती है पॉपुलेशन। डीमेरिट्स क्या होते हैं, छोटी सैम्पलिंग करनी हो, मतलब सही नहीं है अगर सैंपल छोटा है हमारा, मतलब सैंपल सफिशिएंटली इतना नहीं है कि उसको हम मतलब पॉपुलेशन वगैरह को दिखा सकें, तो इसीलिए उस टाइम पे हमारा सही नहीं रहेगा अगर हमारा सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा छोटी है। अब इसमें सैंपल फ्रेम बनाना मुश्किल हो जाता है कि रैंडम सैंपल सेलेक्ट करना जो हमें चाहिए, फिर फ्रेम बनाना जो हमें उसका, तो ये मुश्किल हो सकता है कई का, जैसे कि हमें क्राइटेरिया देखना, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हमें नंबर सेलेक्ट करने हैं, वो मुश्किल हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो नंबरिंग है पॉपुलेशन यूनिट्स की और स्लिप्स वगैरह बनाना, इन सब पे बहुत टाइम लग जाता है। रिस्ट्रिक्टेड, अब आते हैं हम रिस्ट्रिक्टेड पे। अभी तक हमने पढ़ा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बारे में, अब हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्टिव के बारे में। रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में हमने बोला कि रिस्ट्रिक्शन है कुछ, किसी चीज़ रोक टोक है कुछ, जिसकी वजह से हम रैंडम जो सैम्पल कर रहे हैं उसमें बाधा आ रही है। इन जैसे हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सही नहीं होगी, क्योंकि इतने अलग-अलग लोग हैं, इतने अलग-अलग लोग हैं कि हम अगर सिलेक्ट करना चाहेंगे, हो सकता है कि एक टाइप ऑफ पर्सन्स हम ज़्यादा सिलेक्ट कर ले और दूसरे को हम बिल्कुल ही निग्लेक्ट कर दें। तो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को ऑप्ट करेंगे तो सही नहीं रहेगा। इन केसेस में ज़रूरी होता है कि हम रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग का ही इस्तेमाल करें। इसके अंडर जो है हमारे 4 आते हैं, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज। यानी कि रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग के अंदर हमारे 4 आ जाते हैं, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर और मल्टी स्टेज। हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के बारे में। इस मेथड में स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के अंडर इस मेथड में जो यूनिवर्सल है या फिर हम जो पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं उसे ग्रुप्स में बांट देते हैं, यानी कि स्ट्रेटा, जैसे हमने कहा ग्रुप्स में बांट देते हैं, ठीक है, इसे हम ग्रुप्स में बांट देते हैं यानी कि स्ट्रेटा। ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटा कहते हैं। एंड कुछ जैसे कि हम जिस पॉपुलेशन है, मान लो एक थोड़ी सी ड्राइंग करते हैं, ठीक है, ड्राइंग करते हैं हम थोड़ी सी, जैसे मान लो पॉपुलेशन है, ये मैंने पिंक से बनाया, फिर मैं ब्लू से बना लेती हूँ, ठीक है, फिर कोई और ग्रीन ले लेते हैं, तो ये देख सकते हैं हम हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें फिर मैं ग्रुप्स में डिवाइड कर देती हूँ, मैंने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, एक ग्रुप बना दिया जिसमें क्या है, पिंक कलर, पिंक वाले हैं सिर्फ, ठीक है, एक ग्रुप बना दिया जिसमें सिर्फ ग्रीन वाले हैं, और एक ग्रुप बना दिया जिसमें ब्लू वाले हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे क्या बना दिए, ग्रुप्स बना दिए, यानी कि स्ट्रेटास बना दिए, ताकि मैं कंपैरिजन सही से कर सकूं, क्योंकि अगर मैं इस पॉपुलेशन में से रैंडमली सिलेक्ट करती हूँ तो मे भी चांसेस हो सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ब्लू वाले ज़्यादा सिलेक्ट कर लिए के, या फिर मैंने यहाँ पर ग्रीन वाले ज़्यादा सिलेक्ट कर लिए,
और या फिर मैंने हो सकता है यहाँ पर पिंक वाले ज़्यादा सेलेक्ट कर लिए, तो किसी के और हो सकता है इन दोनों को सेलेक्ट कर लिए, इसको निगलेक्ट ही कर दिया पूरा। इस कंडीशन ये ऐसी कंडीशन ना हो इसलिए हम स्ट्रेटास बना लेते हैं। कुछ बेसिक पर्पस होते हैं ताकि जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है वो किस तरीके से, कितनी हेट्रोजीनियस है, किस बेसिस पे वो हेट्रोजीनिटी दिखा रही है, और एक्यूरेसी आती है। अगर मैं इधर जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल करती हूँ तो क्या होगा, वो सही एक्यूरेट डेटा नहीं क्लासिफाई कर पाएगा, मेरे को डेटा मतलब जो एनालिसिस हो पाएगा वो सही नहीं हो पाएगा, एक्यूरेसी नहीं होगी। तो इसीलिए ग्रेटर एक्यूरेसी के लिए हम जो है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर स्ट्रैटिफाइड में ना 3 होते हैं हमारे, 3 तरीके के, प्रोपोर्शनेट तरीके से हो सकता है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है या ऑप्टिमम हो सकता है। प्रोपोर्शनेट मैनर जो है, इस मैनर के अंदर जो सिंपल साइज़ होता है, सैंपल साइज़ होता है सॉरी, स्ट्रेटा का, यानी कि जो हम ग्रुप्स बना रहे हैं उसका जो साइज़ होता है फिक्स होता है। एक परसेंट एक रेशो हो सकती है जो फिक्स है, परसेंट और रेशियो हम कह सकते हैं जो फिक्स है, मतलब कि पॉपुलेशन का साइज़ ये नहीं है कि मतलब मान लो अगर 100 लोग है ब्लू में, तो ऐसा नहीं है मैंने फिक्स कर दिया, सॉरी मैंने फिक्स कर रखा है कि मेरे को जो है 10 ही लोग चाहिए, मैं 10 ही लोग चाहिए, तो मैं 10 ही सेलेक्ट करूँगी, चाहे पिंक में अगर 20 है तब भी मैं 10 ही सेलेक्ट करूँगी अकॉर्डिंग टू माय क्राइटेरिया। इसमें मैंने प्रोपोर्शनेट में ये कहा, मैंने फिक्स कर रखा है कि मेरे को कितने चाहिए। डिस्प्रपोर्शनेट में मतलब साइज़ वेरी कर सकता है, सैंपल साइज़ वगैरह जो है, स्ट्रेटा का साइज़ जो है वो फिक्स नहीं है, मतलब स्ट्रेटा आर फिक्स्ड आर्बिट्रली विदाउट एनी रिगार्ड टू, मतलब कि कितना अलग-अलग स्ट्रैटा का साइज़ है, मतलब ये नहीं कि फिक्स है। मैंने यहाँ पर तो परसेंटेज वगैरह फिक्स कर रखी थी कि पॉपुलेशन का साइज़ कितना हो, मैंने फिक्स कर रखा है। इसमें जो है जो सैंपल साइज़ है अलग-अलग स्ट्रैटा का, वो फिक्स है, मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है कि मान लो पिंक का क्या है, ब्लू का क्या है, उस पे फिक्स नहीं है, वो उसका अपना खुद का अलग फिक्स है। जैसे मैंने ब्लू का बोला था 100, तो 100 में से 10 लेना और 20 में से 10 लेने में एक्यूरेसी का फ़र्क आएगा। ठीक है। ऑप्टिमम मैनर इसमें क्या होता है, साइज जो होता है सैंपल का अलग अलग स्ट्रैटास का फिक्स होता है कुछ प्रिंसिपल्स पे कि उन्हें जो है मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है मिनिमम कॉस्ट पे, यानी इसमें जो है उनका मेन एम क्या है, बेनिफिट बेनिफिट जो है वो ज़्यादा है और जो कॉस्ट है वो कम है, ये उनका मेन एम है। अब मेरिट्स क्या है इसके, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के मेरिट्स क्या है, ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता है, प्रिसिशन ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा एक्यूरेसी वगैरह होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कन्वीनियंट भी होता है, क्योंकि अगर हम इसमें चीज़ों को देखना चाहेंगे तो हमें थोड़ा दिक्कत आ सकती है। और जोग्राफिकल ग्रेटर जोग्राफिकल कंसंट्रेशन, मतलब इस यूनिट में जो स्टेटास है वो डिवाइड कर रखे हैं हम, तो लोकली भी हमें पता चलेगा कि इस एरिया में ज़्यादा है या उस एरिया में कम है, तो हमारा टाइम वगैरह भी वेस्ट नहीं होगा। डीमेरिट्स की बात करें तो हमें डिफ़िकल्ट होता है कि साइज़ क्या है स्ट्रेटा का उसे डिटरमाइन करना। फिर इसमें जो है बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, बहुत केयरफुली हमें चीज़ों को देखना होता है। थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि पहले उसे ग्रुप्स में बाँटो और उसके बाद फिर उसे आइडेंटिफ़ाई करो, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अभी हमने स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग पढ़ा है जिसमें हमने स्ट्रैटास में डिवाइड किया था। अब हम सिस्टमैटिक सैम्पल्स पढ़ेंगे जिसमें जो पॉपुलेशन की लिस्ट है, पूरी लिस्ट जो है पॉपुलेशन की वो हम लेते हैं, मतलब जो भी पॉपुलेशन है वो हमने ली, सैंपल जो है सिलेक्ट करें कोई nth आइटम को सिलेक्ट करके, हर एक nth आइटम, मतलब मैंने बोला हर सेकंड आइटम को मैं सिलेक्ट करूँगी। मान लो ये बोल है,
इस बॉल में से मैंने बॉल्स निकाल लिए। मैंने बोला मैं पहले उठाऊँगी, उसे नहीं सिलेक्ट करूँगी, मैं दूसरी उठाऊँगी उसे कर लूँगी। सिमिलरली मैंने तीसरी उठाई उसे नहीं करूँगी, चौथी उठाई उसे कर लूँगी। तो यानी कि इवन मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। जैसे इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, अगर 20,000 आइटम्स है और सैंपल जो है 40 आइटम का ही लेना है, तो जो सिलेक्शन होएगा वो कर सकते हैं 50th आइटम विल गिव द रिक्वायर्ड सैंपल। मतलब अगर 50वीं आइटम देखेंगे तो हमें उतना सैंपल मिल जाएगा। हर 50 आइटम मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, हर एक 50 आइटम में सिलेक्ट करूँगी तो फिर क्या होएगा, मेरे को जो है अपना सैंपल मिल जाएगा। मतलब 20,000 में अगर मैं हर 50वीं आइटम को सिलेक्ट कर रही हूँ तो मेरा सैंपल बन गया। ये मेथड जो है assumption के बेसिस पे है, क्योंकि मेरे को नहीं पता 50वीं आइटम कौन सी है, इसीलिए assumption के बेसिस पे है। और इसमें हम पूरी लिस्ट जो है उसको स्टडी करते हैं, और एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी रिजल्ट के लिए जो है हमें ज़रूरी है कि हम इसको 20,000 पॉपुलेशन थी उसको अरेंज करें। और इसे कॉसी रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉसी रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है, इसको मार्क कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे कॉसी रैंडम सैम्पलिंग भी कहा जाता है। इसके मेरिट्स क्या है, हम इसके मेरिट्स पढ़ेंगे। सिंपल होता है, कन्वीनियंट होता है, ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स वगैरह नहीं है इसमें, बस हर 50वीं आइटम उठा के हमें सैंपल में डालनी है। टाइम कम लगता है, इतना टाइम नहीं लगता है इसमें, क्योंकि सोचना नहीं पड़ रहा ना हमें या कुछ करना नहीं, रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री होते हैं। डीमेरिट्स क्या हो सकते हैं, बायस हो सकता है रिजल्ट कभी कभार, पीरियोडिक फीचर्स के उसमें पीरियोडिक्स वगैरह में कि मैं 50 भी ले रही हूँ, 100 भी ले रही हूँ, 150 भी ले रही हूँ, कौन सी पोजीशन का मैं नंबर ले रही हूँ उसका जो है बायसनेस हो सकता है। पॉसिबल ओनली व्हेन कंप्लीट लिस्ट इज़ अवेलेबल, पूरी लिस्ट है मेरे पास तभी ये पॉसिबल है, बट अगर लिस्ट ही नहीं है तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, वो पूरी लिस्ट है ही नहीं तो। अनसुटेबल इन केस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, मान लो मैंने बोला 1 लाख लोग हैं, 1 लाख लोगों की पहले मैं लिस्ट देखूंगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। 1 लाख 1 करोड़ लोग हैं तो उनकी लिस्ट देखना टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्लस्टर सैम्पलिंग। अभी हमने पहले स्ट्रेटिफाइड पढ़ा कि हमने ग्रुप्स में बांट दी, फिर हमने पढ़ा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग जिसमें हमने कोई पोजीशन वाली टर्म को अडॉप्ट किया था। अब क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, इस मेथड में जो पॉपुलेशन है उसे हम डिवाइड करते हैं कुछ रिकॉग्नाइजेबल सब डिवीजन में, सब डिवीजन बना दिए हमने, ठीक है, जिन्हें हम क्लस्टर्स कहते हैं, सॉरी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लस्टर्स कहते हैं। अब जब हम स्ट्रेटिफाइड कर रहे थे तो स्ट्रेटास थे, और इसमें जो है क्लस्टर्स है, और इन्हें हम क्लस्टर से निकालते, मतलब जो गिवन नंबर ऑफ क्लस्टर है, मतलब बहुत सारे क्लस्टर्स है, उन्हें हम चूज करते रैंडमली, और उस क्लस्टर के अंदर जितने नंबर होते हैं उन्हें हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपने सैंपल। तो जैसे कि एग्जांपल भी दिया हुआ है, जैसे मान लो कि हमें इनकम स्टेटस देखना है हाउस होल्ड्स का, रूरल एरिया में कितना इनकम स्टेटस चल रहा है, तो उसमें देखा हमने 100 विलेज है, तो 100 विलेज जो है क्या है, 100 क्लस्टर्स है, उनकी लिस्ट निकाली है मैंने, बड़ी मुश्किल होगी, तो इसमें क्या आएगा, हमने उस 100 विलेज को क्लस्टर में डाल दिया। लाइक हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली बैकवर्ड वगैरह को सबको इंक्लूड किया है। अगर मैंने 5 क्लस्टर बनाए इस तरीके से कि सब सेलेक्ट हो सकते हैं रैंडमली, तो जितने भी हाउस होल्ड होंगे विलेजेस के, उन क्लस्टर में जो आ गए हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, उन क्लस्टर में जो आए हैं वो क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर आता है हमारा कि जो क्लस्टर है, जो क्लस्टर सैम्पलिंग है,
उनमें 2 चीज़ें हमें ध्यान में रखने वाली होती हैं, ध्यान में रखनी। क्लस्टर शुड बी एज़ स्मॉल एज़ पॉसिबल, छोटे से छोटा, जैसे कि उन्होंने 15 के बाद जो है 15 ही ले लिए, उसमें से 2 लिए। उसमें से क्या करें, 2 लिए उन्होंने, 2 क्लस्टर। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल जितना हमारा पॉसिबल है, जितनी कॉस्ट वगैरह है सर्वे उसके जितना कम से कम ले सके लेना है। जो नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट है हर एक क्लस्टर में वो सेम ही होनी चाहिए, नहीं कि एक क्लस्टर में हमने बहुत ज़्यादा रख दी, एक क्लस्टर में हमारी बहुत ही कम हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो क्लस्टर सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग इज़ नॉट बी रिकमेंडेड, ये ज़्यादा रिकमेंड नहीं करी जाएगी अगर जो सैम्पलिंग एरिया है उस सिटी का, तो जहाँ पर प्राइवेट रेजिडेंशियल हाउसेज, बिजनेस, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस, अपार्टमेंट बिल्डिंग, ये सब है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी आ गई है, वैरायटी में क्लस्टर्स बनाने में बहुत दिक्कत आती है। अगर उन्होंने 100 विलेजेस को 15 क्लस्टर में बांटा है, तो उसमें जो है क्या करा है उन्होंने, किसी बेसिस पे 15 क्लस्टर में बांटा, पर इसमें तो बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे हो जाएंगे जिसका क्लस्टर बनाना मुश्किल होएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अब मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या होता है, ये क्लस्टर सैम्पलिंग के अंदर से ही निकाला हुआ एक टाइप है, जिसमें हम स्टेजेस में कर रहे हैं। जैसे 2, 3, 4 स्टेजेस है। जैसे पहले स्टेज में जो यूनिवर्स है, यानी जो हमारी पॉपुलेशन है, उसे डिवाइड कर रहे हैं क्लस्टर्स में, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, ऐसे। फ्रॉम विच, मतलब उसमें से जो क्लस्टर है वो सिलेक्ट कर लिया, मान लो एक ही फर्स्ट वाला, एक सेकंड वाला। ठीक है, फिर सेकंड स्टेज में जो सिलेक्टेड फर्स्ट स्टेज में जो सैंपल है, उसको मैंने दोबारा से डिवाइड किया, सब डिवाइड किया, और क्लस्टर में क्लस्टर 1 ए भी ले लेते हैं, ए क्लस्टर बी क्लस्टर सी, ऐसे। फिर उसमें से सेलेक्ट किया कि मेरे को बी चाहिए और डी चाहिए। फिर थर्ड स्टेज में मैंने उसे फिर दोबारा से सब डिवाइड करा, और फिर उसमें से दोबारा से मैंने चूज़ किया कि मुझे कौन सा चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए। तो मैंने डिवाइड करते करते, मतलब और करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे हैं हम डिवाइड उसको। ठीक है, जैसे मान लो एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिमाग में आया है कि पहले हम ले सकते हैं जेंडर का। जेंडर में आ जाएगा मेल फीमेल। ठीक है, मेल फीमेल आ गया, और मेल फीमेल, एक हम और ट्रांसजेंडर भी डाल देते हैं, ट्रांसजेंडर आ सकता है हमारा। ठीक है, मेल में आ जाएगा चाइल्ड, अडल्ट, ओल्ड, सेम विद हेयर, इसमें भी ऐसी। फिर चाइल्ड में मैं दोबारा से डाल सकती हूँ कि 0 to 5, 5 to 6, सॉरी ये तो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, 5 to 10 ले लेते हैं, 5 to 10, 10 to 12 मैक्सिमम, उसके बाद 12 to 15 ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम एडल्ट में डाल सकते हैं। ऐसे हमने एज ग्रुप्स डाल दी, तो हम देख सकते हैं कि फ्लो चार्ट ऐसे बन गया। इस तरीके से जो है हमारा, इस तरीके से हमारा जो है मल्टी स्टेज प्लस सैम्पलिंग होती है, जिसमें हम और स्टेजेस लगाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं। ठीक है, इसका यहाँ दिया हुआ है दोबारा से कि टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग का, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमेटिक, क्लस्टर, मल्टी स्टेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आज हमने पढ़ा रैंडम सैम्पलिंग के बारे में पूरा, कि रैंडम सैम्पलिंग लिखते हैं यहाँ पर, जैसे सैम्पलिंग रैंडम सैम्पलिंग को हमने डिवाइड किया सिंपल और रिस्ट्रिक्टेड। सिंपल में हम सिंपली अपना मर्जी से जो हमारे मन में आ रहा है हम चूज़ कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्टेड में किसी चीज़ के ऊपर हमारी रिस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से हम उसमें
बाइफिकेशन मतलब उसमें किसी वजह से हमें तकलीफ आ रही है या फिर हम उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो हमारा रिस्ट्रिक्टेड आ जाएगा। ठीक है, फिर रिस्ट्रिक्टेड में हमारे आते हैं स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड में हमारे बनते हैं स्ट्रेटास, और हम स्ट्रेटास को सिलेक्ट करते हैं। और फिर रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग में आता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में हमने कोई nth टर्म ले ली है, nth वाली हम हमेशा ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड करेंगे। फिर आता है हमारा क्लस्टर। क्लस्टर में हम क्या बनाते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग में हम बनाते ही क्लस्टर है, क्लस्टर बनाते हैं और उसके बाद हम पूरे के पूरे होल क्लस्टर को सेलेक्ट कर लेते हैं, और वही सारा का सारा क्या हो जाता है, हमारा सैंपल बन जाता है। और फिर आता है हमारा मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज में क्या होता है, हम बनाते हैं क्लस्टर, फिर बनाते हैं क्लस्टर, अकॉर्डिंग टू डेटा हम बनाते जाते हैं 1 2 3 ऐसे स्टेजेस वगैरह में, और फिर लास्ट में वो सैंपल बन जाता है, जो भी लास्ट क्लस्टर हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमने करा आज पूरा रैंडम सैम्पलिंग के बारे में कि रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नॉन रैंडम सैम्पलिंग के बारे में और आगे के टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू एवरीवन।